नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का HRCM क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभु दयाल वर्मा। आज हम NCERT एंड RBSE गणित कक्षा 10 के अध्याय 3 के परिचय को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा हमने प्रश्नमाला 2 को कंप्लीट कर लिया है, आइए दोस्तों उसी कड़ी में प्रश्नमाला 3 को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्नमाला 3 को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा हम करते आ रहे हैं उसी कड़ी में हम प्रश्न किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले क्या करते हैं, उसका परिचय जानने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों प्रश्नमाला 3 का परिचय जानते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई भी समस्या क्या होती है, कोई समस्या क्या होती है दोस्तों, वो एक या अधिक घटकों पर। दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई समस्या या तो एक घटक पर निर्भर करती है, किस पर, अधिक, एक से अधिक घटकों पर निर्भर करती है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि कोई समस्या होती है, उसकी स्थिति के अनुसार, समस्या की स्थिति के अनुसार, जैसी उसकी स्थिति है उसके अनुसार कोई भी समीकरण क्या है। जैसे दोस्तों कोई भी समीकरण क्या है, कैसे हो सकती है, या तो एक चर वाली हो सकती है, या क्या हो सकती है, वो दो चर वाली हो सकती है, या दोस्तों दो से अधिक चर वाली भी हो सकती है। कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, कोई भी समस्या घटकों पर निर्भर करती है और उसकी स्थिति के अनुसार क्या है दोस्तों, या तो एक रेखिक एक चर वाली समस्या हो समीकरण हो सकती है, या दो चर वाली समीकरण हो सकती है, या दो से अधिक चर वाली समीकरण हो सकती है। दोस्तों, इन बातों को समझने के लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। जैसे कोई दोस्तों एक विद्यालय है, क्या है दोस्तों, एक विद्यालय है। जो दोस्तों मैं घटकों की बात कर रहा हूँ वो यही इसमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक विद्यालय है, उसमें कुल संख्या कितनी है दोस्तों, इसकी मान लो इसकी 100 संख्या है। कितनी है विद्यालय में, 100 संख्या, यानी 100 विद्यार्थी है। 100 विद्यार्थी में कितने जाएंगे, ये लड़के और एक रहेगी अपनी लड़कियां। तो दोस्तों अब मैं चर क्या करता हूँ, लड़के को कौन सा चर दे दें, जैसे मान लो ये एक से चर है, ये कौन सा हो गया, y चर हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, कि अगर लड़कों और लड़कियों को जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्या प्राप्त होगी, 100 संख्या प्राप्त होगी। अगर प्रश्न में कोई शर्त रख दे कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 20 अधिक है, तो मैं कह सकता हूँ क्या, लड़कियां बराबर होगी, अगर लड़कों की संख्या में कितना जोड़ दे, 20 जोड़ दे, तो क्या हो जाएगी दोस्तों, लड़कियां लड़कों के बराबर हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कहीं एक चर भी हो सकता है, दो चर हो सकता है, तीन चर होता है, दो चर लेके हमने इस विद्यालय की एक उदाहरण लेते हैं। इसी प्रकार एक परिवार का उदाहरण लेते हैं दोस्तों। मान लो एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। कौन कौन है दोस्तों, पिता, माता और एक पुत्र है। तीनों की इनकम कितनी है दोस्तों, वार्षिक आय कितनी है इनकी, 15,000 रुपए। मान लो कितनी है, 15,000 रुपए इसकी वार्षिक आय है। तो पिता क्या हो गया, एक्स चर, माता क्या हो गई, वाई चर, और पुत्र क्या हो गया, जेड चर। तो कहने का मतलब स्थिति के आधार कितने चर हो गए अपने पास, 3 चर हो गए। तो मान लो शर्त ये देता है कि पिता की आय कितनी होती है, माता और पुत्र की आय से 2,000 अधिक है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों पिता जितना कमाता है पिता जितना कमाता है माता प्लस पुत्र से कितना अधिक है, 2,000 रुपये अधिक है। तो दोस्तों एक शर्त ये बन जाएगी। और एक में कह सकता हूँ क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। वार्षिक आय कितनी दोस्तों इनकी, तीनों को जोड़ने में कितना कमाते हैं, 15,000 रुपये कमाते हैं। अर्थात दोस्तों हम समझ सकते हैं कि समस्या की स्थिति के अनुसार चर कितने हो सकते हैं, एक चर वाली समीकरण भी हो सकती है, दो चर वाली समीकरण हो सकती है, और 3 से अधिक चर वाली, या 3 भी, 2 या 2 से अधिक चर वाली भी समीकरण भी हो सकती है। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्नमाला 3 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्नमाला 3 क्या दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का। किसका करेंगे दोस्तों, दो चर वालों का। और कौन सा पढ़ेंगे, प्रश्नमाला 3 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी बराबर क्या होता है दोस्तों, 0। अर्थात एक रैखिक समीकरण क्या होती है दोस्तों, ax प्लस बी बराबर 0। और हम ये भी जानते हैं कि ये इसका एक ग्राफ में आप रेखा खींचोगे तो कौन सी रेखा होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो
दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या होता है दोस्तों, व्यापक रूप को देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण इसमें बराबर 0 रखेंगे, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, तथा a2x प्लस by प्लस c2 बराबर क्या है, 0। जहां क्या नहीं होगा दोस्तों, जहां a तथा b बराबर किसके नहीं होना चाहिए, 0 के नहीं होना चाहिए। अर्थात दोस्तों ये दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक क्या रूप होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है दोस्तों, 0। तो मैं इसे आगे लिखना चाहता हूँ कि रेखा युग्म क्या बनेगा दोस्तों, अपना रेखा युग्म बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दोस्तों कहने का हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप को जाना। आइए इसी कड़ी में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बिंदु नंबर 1, तो अभी हमने चर्चा करी थी कि एक रैखिक समीकरण ax प्लस b बराबर 0 का अगर ग्राफ पे आप आलेख खींचोगे तो क्या होगा दोस्तों, आलेख एक सरल रेखा होगी। तो द्विघात बहुपद में भी, दो चर वाले में भी क्या होता है दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ या दोस्तों आलेख भी एक क्या होता है दोस्तों, एक सरल रेखा होती है। और दोस्तों दो वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म एक युगपत समीकरण निकाय कहलाता है दोस्तों। जैसे ये हम जानते हैं कि ax प्लस b बराबर 0 एक रैखिक समीकरण का एक क्या प्राप्त होती है, ग्राफ में सरल रेखा। तो उसी प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ भी क्या होता है, एक सरल रेखा होती है। इसी प्रकार एक लाइन क्या कहती है दोस्तों, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म क्या होता है दोस्तों, एक का युग्म एक युगपत समीकरण निकाय कहलाता है। आइए दोस्तों इसी कड़ी में इसकी रेखाओं के हल और अस्तित्व को जानते हैं। आइए दोस्तों अगले बिंदु पर ध्यान देते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार तथा हल के अस्तित्व। दोस्तों अगले चरण में हम क्या पढ़ेंगे, दो चरों में रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखाओं, जो अपने रेखाओं निर्माण होगी, के व्यवहार तथा हल के अस्तित्व। अब दोस्तों इसमें अपने को तीन बातें हमेशा ध्यान रखनी है। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये करें समीकरण युग्म का, यदि तो कहते हैं दोस्तों एक ही हल होगा तथा युग्म संगत होगा।
दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु अपने को सबको याद रखना है कि जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, द्वितीय हल होगा, यानी कि एक ही हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ही हल होगा तथा युग्म कैसा होगा, संगत होगा। इसी प्रकार बिंदु नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, जब रेखाएं समांतर हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, कोई हल नहीं होगा तथा युग्म कैसा होगा दोस्तों, युग्म असंगत होगा। दोस्तों जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो तो समीकरण युग्म कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और युग्म कैसा होगा दोस्तों, असंगत होगा। इसी प्रकार दोस्तों थर्ड बिंदु क्या कहता है, जब रेखाएं समपाती हो तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दोस्तों कहीं न कहीं ये निष्कर्ष निकलता है कि जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो समीकरण युग्म कैसा होगा, हल कैसा होगा दोस्तों, अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक ही हल होगा तथा युग्म कैसा होगा, संगत होगा। जब रेखाएं समांतर हो तो समीकरण युग्म कोई भी हल नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा, युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। इसी प्रकार जब रेखाएं समपाती हो तो समीकरण युग्म कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होगा, तथा दोस्तों ये देखो, तथा युग्म क्या होगा दोस्तों, युग्म दोस्तों इन तीनों बिंदुओं के आधार पर मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होगा। कब होगा संगत, जब कभी कहीं ना कहीं एक अवश्य हल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, एक हल तो अवश्य होना चाहिए। जब देखो यहाँ देखो दोस्तों, अपरिमित अनेक हल में भी तो क्या होगा, संगत होगा, और एक हल में भी क्या होगा, संगत होगा। कौन सी कंडीशन है जब तो संगत नहीं होगा, जब कोई हल नहीं होता, जब तो क्या नहीं होता दोस्तों, संगत नहीं होता। तो अर्थात मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म संगत कब होता है, जब कम से कम क्या हो, तब दोस्तों कम से कम एक तो हल हो, कम से कम एक हल तो होना चाहिए, तब क्या होगा दोस्तों, वो संगत होगा। तो मैं इसके आधार पर इस एक लाइन लिखना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देखिए दोस्तों। इसको मैं चाहता हूँ पहले, तो दोस्तों इसका सारांश क्या रहेगा, इसका सारांश होगा दोस्तों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। कब होगा दोस्तों, संगत होगा यदि युग्म का कम से कम एक हल अवश्य। तो दोस्तों हम सारांश निकाल सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कब संगत होगा, जब संगत होगा जब कम से कम क्या हो, युग्म का एक हल तो अवश्य होना चाहिए। यदि हल कोई हल नहीं है तो क्या हो, असंगत। मैं लिख देता हूं, यदि युग्म का कोई हल नहीं है तो युग्म क्या होगा दोस्तों, असंगत होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्या है, बिंदु अपने महत्वपूर्ण बिंदु है, ये अध्याय को हल करने में हमें आसानी प्रदान करेंगे। आए दोस्तों इसी कड़ी में हम सारणी के द्वारा दो चरों में रैखिक समीकरण के निरूपित रेखाओं के व्यवहार हल को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बार इसमें नजर डालते हैं कि पहली लाइन क्या कहती है दोस्तों, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो रैखिक समीकरण का अस्तित्व क्या होता है दोस्तों, हल क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक ही हल होता है। और युग्म कैसा होता है, संगत होता है। ध्यान रखना दोस्तों कि जब एक हल हो तो क्या युग्म कैसा होता है, संगत होता है। उसी प्रकार दोस्तों जब रेखाएं समांतर हो तो समीकरण युग्म का क्या होता है दोस्तों,
कोई हल नहीं होता है, अर्थात युग्म क्या होता है, असंगत होता है। कौन सा होता है दोस्तों, असंगत होता है। इसी प्रकार जब रेखाएं समपाती हो दोस्तों, तो समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से कितने होंगे, अनेक हल हो जाएंगे। कौन से दोस्तों, अनेक हल हो जाएंगे। और सारांश क्या निकाला दोस्तों कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा यदि कम से कम कितना हल होना चाहिए, एक हल तो अवश्य होना चाहिए। यदि युग्म का कोई हल नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, वो असंगत होगा। तो दोस्तों सारणी के द्वारा दो चरों में रैखिक समीकरण के निरूपित रेखाओं के व्यवहार व हल को समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों समीकरण को देखते हैं, उसके आधार पर इसका निष्कर्ष निकालते हैं। समीकरण क्या सारा दोस्तों समय अधिक ना लगे इसलिए मैंने पहले सारणी को बना दिया है। दोस्तों सारणी को समझने की कोशिश करते हैं। सारणी क्या कहती है कि 2x + 3y बराबर 13, 5x - 2y बराबर कितना है, 4। अब दोस्तों यहाँ देखना कि समीकरण में a क्या है, a है दोस्तों 2, b क्या है, b है 3 और c क्या है, अचर पद क्या है 13। उसी प्रकार यहाँ a 5 है, -b 2 है और कितना है 4 बराबर है c। तो दोस्तों मैं इसके लिखूंगा a कितना है, a1 कितना है दोस्तों 2, उसी प्रकार a2 कितना है दोस्तों 5। अब दोस्तों यहाँ b कितना है 3, b1 कितना है 3, b2 कितना है दोस्तों -2। उसी प्रकार c कितना है दोस्तों 13 और c2 कितना है दोस्तों 4। अब दोस्तों यहाँ देखो आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो दोस्तों जब ऐसी कंडीशन आ जाए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो दोस्तों रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। और विधि हल क्या होगा दोस्तों, अद्वितीय हल होगा। कौन सा होगा दोस्तों, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, केवल एक हल। दोस्तों जब कंडीशन a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे और संगत होगा। युग्म कैसा होगा, संगत होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, कैसा होगा, युग्म संगत होगा। कैसा होगा दोस्तों, संगत। अब दोस्तों समीकरण कंडीशन 2 को देखते हैं। यहाँ 2x + 4y बराबर 10, इसी प्रकार 3x + 6y बराबर 12 दे रखा है। तो यहाँ a1 कितना है दोस्तों 2 बटा a2 कितना है 3, उसी प्रकार b1 कितना है 4 और b2 कितना है 6, c1 कितना है दोस्तों 10 और c2 कितना है 12। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि 2 बटा 3 आ रहा है और यहाँ बराबर में लेता हूँ एक बार 4 बटा 6, तो ये कट जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो कहीं ना कहीं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 की, यहाँ तक तो बराबर है। जबकि आप 10 बटा 12 को काटोगे, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो ये इसके बराबर नहीं है। जब दोस्तों ऐसी कंडीशन आ जाए कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो दोस्तों कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा है। कौन सी होगी दोस्तों, समांतर रेखा है। और दोस्तों हल कितना होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। दोस्तों अभी चर्चा करेगी कि समांतर रेखाएं जब हो और कोई हल विद्यमान ना हो तो कौन सा होता है दोस्तों, युग्म असंगत होता है। तो दोस्तों इसको भी याद रखेंगे, कौन सा होगा, असंगत होगा। आए दोस्तों थर्ड कंडीशन में देखते हैं। 4x + 6y बराबर कितना 18, 2x + 3y बराबर कितना है 9 है। तो इसमें इसको लिखता हूँ 4 बटा 2 बराबर 6 बटा 3, इसी प्रकार दोस्तों 18 बटा 9। तो दोस्तों अब यहाँ देखना 4 बटा 2 को आप क्या कर सकते हो, 2 दूनी 4 2 एकम 2 अनुपात 1। इसी प्रकार दोस्तों 6 दूनी 3 दूनी 6 यानी कि 2 और 3 एकम 3, ये भी 2 अनुपात 1। इसी प्रकार 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, ये भी कितना आ रहा है 2 अनुपात 1। अर्थात तीनों कंडीशन में क्या आ रहा है, अनुपात समान आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के। दोस्तों जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हम प्रश्न का उत्तर किस में देंगे, संपाती रेखा है। दोस्तों कौन सी है, संपाती रेखा है। और हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। कौन से होंगे दोस्तों, अनेक हल होंगे।
और युग्म कैसा होगा दोस्तों, संगत होगा। कौन सा होगा, युग्म संगत होगा। तो दोस्तों सारणी में हमने समझा कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, तो कौन सी रेखा आएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। जब समीकरणों में दोस्तों दो चर वाले समीकरण में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कौन सी रेखा आएगी, समांतर रेखा है। इसी प्रकार a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो कौन सी आ जाएगी, संपाती रेखाएं आ जाएगी। तो दोस्तों हम सारणी के आधार पर कुछ बिंदु का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस किस कंडीशन में क्या शर्त होगी। तो दोस्तों आइए इसे मैं मिटा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों सारांश क्या होगा इसका, सारांश ये होगा दोस्तों, इसका सारांश लिख सकते हैं दोस्तों, कंडीशन 1। दोस्तों इसमें चलो कंडीशन 1 में क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, तो मैं दोस्तों लिख सकता हूँ रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है। तो क्या होगा दोस्तों, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो दोस्तों जब कंडीशन क्या हो अपनी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है दोस्तों। हमने इस सारणी में देखा, इसी को लिखा। उसी प्रकार दोस्तों बिंदु नंबर 2 लिख सकते हैं हम, रेखाएं क्या हो, रेखाएं जब रेखाएं समांतर है तो क्या होगा दोस्तों, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर किसके नहीं है, c1/c2 के। दूसरा तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, रेखाएं समपाती है तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर c1/c2 के। तो दोस्तों हमने सारणी के आधार पर कुछ बिंदुओं का निष्कर्ष निकाला कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और रेखाएं समांतर है तो दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। और संपाती में क्या होती है दोस्तों, तीनों क्या होती है, बराबर होती है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे आने वाले प्रश्नों को समझने में आसानी रहे। दोस्तों आप इनका बारंबार अभ्यास करते रहना ताकि इस अध्याय को भी हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों किसी भी अध्याय के आधार का पता चल रहा है तो उस अध्याय के प्रश्नों को हल करना बहुत आसान रहता है। दोस्तों जैसा हम करते हैं उसी प्रकार हमने किसी अध्याय के शुरू करने से फिर उसके परिचय को जाना। दोस्तों इसी कड़ी में हम इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।